सेकंड में हम लोग पार्ट फर्स्ट में आसू जल और मृदु जल की चर्चा कर लिए थे। पार्ट सेकंड में अब कठोर जल की चर्चा करते हैं। कठोर जल को कहते हैं हार्ड वाटर। देखिए हार्ड वाटर का मतलब ऐसा नहीं होता है कि ये मोबाइल की तरह हार्ड होगा, ये पानी ही रहता है, लेकिन इस पानी में झाग नहीं देता है। इस पानी में ना फालतू कण ज्यादा मिले रहते हैं। वो कण कितने होते हैं वो इसकी चर्चा हम लोग अभी थोड़ा देर में करेंगे कि कितने कण मिले रहेंगे तो उस पानी को हम कहेंगे कठोर जल कहेंगे। जल में गंदगी ज्यादा मिल जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, कठोर जल कहते हैं। अब ये गंदगी किसी न किसी रूप में रहती है तो समझते हैं हम लोग। देखिए साबुन के साथ ये झाग नहीं देता रहता है। ऐसे जल कहाँ पाए जाएंगे, तालाब में या समुद्र में, उसमें गंदगी ज्यादा रहती है तो उसी जल को हम क्या कहेंगे, कठोर जल कहते हैं। रुका हुआ जल रहता है। इसमें क्या रहता है, हाइड्रोजन रहता है, H2O, ये तो रहेगा, ये तो पानी बन गया। अब इसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम कोई एक हो सकता है। कैल्शियम या मैग्नीशियम के अगर बाइकार्बोनेट भी मिल सकते हैं, क्लोराइड या सल्फेट भी मिल सकते हैं। इस हिसाब से हम इस कठोरता को दो भाग में बांटते हैं। अगर पानी के साथ साथ कैल्शियम या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट मिला है तो उसे हम कहते हैं अस्थायी कठोरता। ध्यान से समझिएगा, कैल्शियम या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट रहेगा तो अस्थायी, और कैल्शियम या मैग्नीशियम का ही क्लोराइड रहे या फिर सल्फेट रहे तो उसे हम कहते हैं अस्थायी कठोरता, यानी परमानेंट हार्डनेस एंड टेम्पोररी हार्डनेस। तो कठोरता दो टाइप का हो गया। जल में जब कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट है तो अस्थायी, और अगर क्लोराइड या सल्फेट है तो उसे क्या कहेंगे, अस्थायी कठोरता कहते हैं। तो कठोरता दो प्रकार की हो गई। अब इन दो अलग अलग कठोरता को हम समझते हैं। कठोर जल ज्यादा झाग नहीं देता क्योंकि इसके अंदर गंदगी ज्यादा रहती है, साबुन उसी गंदगी में घुल जाता है। अब अस्थायी कठोरता टेम्पोररी हार्डनेस, इसको समझते हैं। तो इसको तो यहाँ बता ही दिए हैं, कैल्शियम या मैग्नीशियम का इसमें बाइकार्बोनेट रहता है। अस्थायी कठोरता अधिक समय के लिए नहीं रहती है, अर्थात इसे आसानी से हम लोग इस कठोरता को दूर कर सकते हैं। कैसे आसानी से दूर कर सकते हैं, तो उबाल कर, यानी भौतिक विधि द्वारा उबालिएगा तो कठोरता दूर हो जाएगी। तो आप कहेंगे कि अभी हम बताए हैं कि कठोरता का मतलब होता है उसमें गंदगी मिली है, तो हम जब उबालेंगे तो गंदगी दूर हो जाएगी, यानी कठोरता दूर होने का मतलब गंदगी दूर हो जाएगी। हाँ ये एक्यूरेट बात है। आप पानी को उबालिएगा, थोड़ा देर रुकिएगा, उसके ऊपर आप देखिएगा एक सफेद रंग की हल्की कचड़े की एक परत बैठ जाएगी। पानी उबालेंगे तो ऊपर तैरने लगती है, तो वही जो होता है अवक्षेप, तो सफेद अवक्षेप मिल जाता है उबालने के बाद, इसलिए पानी को उबाल कर पी लेना चाहिए। वो उसकी कठोरता क्या करती है, दूर हो जाती है। अब एक और विधि है रासायनिक विधि, मतलब उसमें क्लार्क विधि कहते हैं। तो क्लार्क विधि में क्या किया जाता है, हम बुझा चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का हम लोग प्रयोग करते हैं। होल्ड ट्वाइस होगा यहाँ पे CaOH होल्ड। यहाँ पे इस चूने का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग कर देते हैं। हम लोग बुझा हुआ चूने का प्रयोग करते हैं। तो दो तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। अब अस्थायी कठोरता की बात करते हैं। अस्थायी कठोरता को कहते हैं परमानेंट हार्डनेस। अस्थायी कठोरता मतलब परमानेंट हार्डनेस वैसा हार्डनेस होता है जो अधिक समय तक रहता है, इसको जल्दी दूर नहीं कर पाते हैं। अब इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, परम्यूटिव विधि। अब ये परम्यूटिव विधि क्या चीज होता है, तो परम्यूटिव विधि को दूर करने, परम्यूटिव विधि में हम क्या किसका प्रयोग करते हैं, जियोलाइट का। जियोलाइट मिलाकर, जियोलाइट पदार्थ होता है, इसका फॉर्मूला देखिए Al2Si2O8 और XH2, यानी पानी की मात्रा इसमें फिक्स नहीं रहती है। उसके द्वारा हम अस्थायी कठोरता को दूर करते हैं। अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए एक और चीज प्रयोग करते हैं, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट भी हम क्या कर सकते हैं, अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कर सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट एक ऐसा चीज होता है जो अस्थायी को भी दूर कर सकता है और अस्थायी कठोरता को भी दूर कर सकता है। तो कठोरता दो प्रकार की हो गई, हम लोग देख लिए इसको। अब कठोरता के हम लोग मात्रक समझ लेते हैं। कठोरता की माप कैसे करते हैं। कठोरता का मात्रक होता है पार्टिकल पर मिलियन यानी ppm। पार्टिकल पर मिलियन को भी हम कठोरता में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा प्रयोग हम लोग ppm का नहीं करते। हम लोग ज्यादा प्रयोग मिलीग्राम पर लीटर में करते हैं, यानी 1 लीटर पानी में कितना मिलीग्राम का अशुद्ध पदार्थ मिला हुआ है उसकी मात्रा पे करते हैं। इस हिसाब से हम पानी को दो भाग में बांट देते हैं। एक हो गया सॉफ्ट वाटर, इसकी जो कठोरता होती है वो 0 से लेकर 60 मिलीग्राम पर लीटर होती है। मिलीग्राम 60 मिलीग्राम पर लीटर होती है। और अगर इसकी कठोरता 60 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा चला गया तो उसे हम लोग कहते हैं हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर आप समझ गए,
कठोर जल किसे कहते हैं, ये जल का सेकंड पार्ट हो गया। तो कठोर जल क्या हो गया, जल के अंदर अगर अशुद्धि मिला देंगे तो वो अशुद्धि तो कठोर ही रहता है, तो इस कारण वो उसकी कठोरता को बढ़ा देता है। और ऐसे जल को अगर आप बोतल में रखते हैं तो आप देखते होंगे आपका पानी का बोतल हल्का सा नीचे से पीलापन होने लगता है वहां पर, तो ये कठोर जल होते हैं। इसको दो प्रकार से होते हैं, ये साबुन के साथ अच्छा से झाग नहीं देते हैं। तब ये हो गया हमारा कठोर जल। अब एक जल बच गया हम लोग का भारी जल। कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं सब, इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। देखिए, जल जो होता है एक यौगिक होता है। यौगिक किसे कहते हैं, जिसका फार्मूला बन गया है ना वो यौगिक होता है, जिसका फार्मूला नहीं होता वो यौगिक नहीं होता है। जैसे आपसे कहेगा कोई वायु, वायु का तो कोई फार्मूला ही नहीं होता है, तो वो फार्मूला नहीं है तो यौगिक नहीं होता। एक नॉर्मल सही पहचानने का तरीका है। अब ये H2O जो होता है इसमें कार्बन नहीं होता है, अतः H2O जो होता है कार्बन नहीं आता है, जल एक अकार्बनिक पदार्थ होता है। इसकी संरचना जो होती है कोणीय होती है। कोणीय संरचना होती है, कितने डिग्री का एंगल होता है, 104 डिग्री 25 मिनट। आप नॉर्मली 104 डिग्री याद रखिएगा। यह एक रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होता है। इसका कोई अपना रंग नहीं होता है। इसका घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम हो जाता है। ये 18 इसका अणुभार होता है। जब ये हम अणुभार की तुलना भारी जल से करेंगे, इसका अणुभार जो हो जाता है वो 20 हो जाता है। जल के प्रकार की बात करिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। जल के प्रकार, जल 4 प्रकार के होते हैं। आसुत जल जिसे हम डिस्टिल वाटर कहते हैं, मृदु जल जिसको सॉफ्ट वाटर कहते हैं, कठोर जल जिसको हार्ड वाटर कहेंगे, और भारी जल जिसको हम लोग हैवी वाटर कहते हैं। कठोर जल 2 प्रकार का होता है, अस्थायी और अस्थायी कठोरता। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, पार्ट 1 में हम लोग आसुत जल और मृदु जल को पढ़ लेंगे। पार्ट 2 हम कठोर जल पढ़ेंगे क्योंकि ये लंबा टॉपिक होता है। और पार्ट 3 को हम लोग भारी जल को पार्ट 3 में पढ़ेंगे। एक्चुअली अभी कोरोना को लेकर लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए हम क्लास में नहीं पहुंच पाए, घर पे बना रहे हैं वीडियो खुद से। इसलिए एक ही में अगर लंबा वीडियो हो जाता है तो उसकी क्वालिटी थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए कई पार्ट में करना पड़ रहा है। आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो इसको आप लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, पार्ट ए में हम लोग 2 टाइप के जल को देख लेते हैं। एक हो जाएगा आसुत जल, दूसरा हो जाएगा मृदु जल, और फिर कठोर जल और भारी जल को नेक्स्ट पार्ट में देख लेते हैं। देखिए, आसुत जल को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लोग डिस्टिल वाटर। ये सबसे शुद्धतम जल है। सबसे शुद्धतम क्यों है, क्योंकि इसमें केवल H2O पाया जाता है, दूसरा कुछ पाया ही नहीं जाता है। केमिस्ट्री के हिसाब से दूसरा कोई भी चीज मिला दीजिएगा तो वो चीज अशुद्ध हो जाता है। तो जल में जहां कुछ मिला है वो अशुद्ध हो जाएगा। कहेंगे जल का शुद्धतम रूप कौन होता है, तो आसुत जल। इसका फॉर्मूला क्या होगा, H2। इसमें दूसरा कुछ अच्छा नहीं मिला नहीं होता है, अतः ये 0 ppm होता है। मतलब इसमें 0 ppm का मतलब होता है 0 पार्टिकल पर मिलियन। 1 मिलियन कण में इसमें दूसरा कोई भी पार्टिकल नहीं मिला रहता है। ये कैसे बनाया जाता है, तो आसवन विधि द्वारा बनाया जाता है। आसवन विधि क्या चीज होती है, तो देखिए, जैसे यहाँ हम ले लिए एक अशुद्ध जल, इस बीकर इस फ्रैक्शन में ले लिए एक अशुद्ध जल, इसको बर्नर से गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो इसमें मान लिया अशुद्धि है, मान लीजिए इसमें धूल कण है, नमक है, कुछ इसमें मिला दिए, तो इसमें क्या आ गई है, सब अशुद्धियां आ गई है सब। अब ये अशुद्धियों को हम इसमें मिला दिए, तो अशुद्ध जल हो गया यहाँ पे। जब हम इसको बर्नर से गर्म करेंगे तो ये वाष्प बनेगा। आपको पता है कि नमक हो गया, अशुद्ध चीजें हो गया, वो उड़ नहीं पाते हैं सब, और ये वाष्प बन के जल उड़ जाएगा। और जब ये वाष्प बन के जाएगा इधर से, तो इस नली में हम एक कंडेंसर लगा दिए। कंडेंसर उसको कहते हैं जो ठंडा कर देता है। आपका ये ठंडा कैसे करेगा, सबसे देसी कंडेंसर क्या होता है, कपड़ा लगा के उसमें पानी मार दीजिए। जैसे बिहार टॉनिक एक होता है ना, वो सत्तू घोल के पी दिया जाता है, उसमें घड़ा में देखिएगा ना, लाल कपड़ा बांध के पानी मार देता है, वो कंडेंसर का काम करता है। तो यहाँ पे कपड़ा बांध दीजिए, बोरा बांध दीजिए, उसको पानी से मार दीजिए, तो ये जो वाष्प आ रहा है उसको ये ठंडा कर देगा। अब वही वाष्प इधर टपक के इस वाले बर्तन में इकट्ठा हो जाएगा। तो ये जो जल मिलेगा ये शुद्धतम जल मिलेगा। इसी जल को हम क्या कहते हैं, आसुत जल। और ये जल कैसा हो जाएगा, एकदम शुद्धतम। तो ये आसुत जल है, ये क्या हो गया, शुद्धतम। तो आसुत जल प्राप्त करने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, आसवन विधि। ये टोटल विधि क्या कहलाएगी, आसवन विधि, डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो ये आसवन विधि द्वारा इसको प्राप्त किया जा सकता है, आसुत जल को। अब आसुत जल के प्रयोग क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला इसके प्रयोग कब समझते हैं, बैटरी में डाला जाता है। आप देखते होंगे बैटरी में पानी डालता है, बैटरी का पानी। कुछ लोग उस बैटरी के पानी से ऐसे डरते हैं जैसे तेजाब है, ऐसा नहीं होता है। वो बैटरी के पानी H2SO4 नहीं है, H2SO4 तो बैटरी में रहता है, उसमें जो पानी डाला जाता है वो आसुत जल होता है ना, शुद्ध जल होता है। उसको पी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मरिएगा नहीं। लेकिन कई लोग डरते हैं कि नहीं ये तेजाब, वो तेजाब नहीं होता, वो बैटरी का पानी होता है। कैसा पानी, तो आसुत जल होता है वो। और क्या करता है, घाव धोने के काम में। मान लीजिए कहीं एक्सीडेंट हो गया
और कहीं चोट लग गया, कट उठ गया, तो उसको डॉक्टर भी आंसू जल से ही धो देता है, क्योंकि वो जल एकदम शुद्ध रहता है, उसमें कोई और चीज नहीं मिली रहती। इंजेक्शन देने में भी इसका सबसे बड़ा यूज होता है। आप देखे होंगे टाइफाइड वगैरह अगर आपको होगा तो डॉक्टर जो इंजेक्शन देता है, तो इंजेक्शन के लिए एक छोटा डिब्बा आता है जिसमें दवा रहती है, तो वो क्या करता है, वो दवा पाउडर के रूप में रहता है, तो उसको पतला करने के लिए डॉक्टर एक छोटा सा पानी का बोतल रहता होगा उसमें देखिएगा, तो उसमें से इंजेक्शन को निकाल देता है अपने हिसाब से, अब बाकी जो पानी बच जाता है उसको फेंक देता है। फेंक दिया, अब लोग को लगता है कि जा दवा फेंक दिया, देहात के महिला का ये माई कुल दो या तो फेंक दे लो, लगे तो कौन चीज डॉक्टर, तो ऐसा नहीं है, वो तो पानी फेंक दिया अपने काम पर का 1 ml, जैसे डॉक्टर लिखा 1 ml इंजेक्शन, तो 2 ml के पानी में से 1 ml ले लिया, बाकी फेंक दिया, और सूखे वाले उसमें उस पानी को डाल के हिला देता है पूरा बढ़िया से, वो जो पाउडर था दवा का मिल गया और वही इंजेक्शन में लेके लगा देता है। अब आप कहिएगा कि उसको साधारण जल का प्रयोग क्यों नहीं करता है, तो नॉर्मल जल में अन्य चीजें भी मिली रहती हैं H2O के अलावा, उसमें कैल्शियम भी होता है, सोडियम भी होता है। अब आप बताइए, कोई किसी भी दवा का एक फिक्स कंपोजिशन होता है, कौन कौन से तत्व मिलाए गए, आप घर का पानी मिला दीजिएगा तो उसमें तो क्लोरीन भी पाया जाता है शुद्धता करने के लिए, अब वो जल उस दवा के साथ जाकर रिएक्शन कर देगा, इसलिए दवा वगैरह में भी हम लोग किस जल का प्रयोग करते हैं, आसुत जल का छोटा सा डिब्बा होगा मिलता है दवा में, आप देखेंगे उसको, तो वो हो गया आसुत जल उसका काम। अब आसुत जल को हम पी सकते हैं या नहीं पी सकते, पी सकते हैं, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं होगा। उससे क्यों नहीं फायदा होगा, क्योंकि जब आप आसुत जल पिएंगे तो केवल H2O पिएंगे, तो आसुत जल पी भी सकते हैं, नहीं भी पी सकते, हालांकि पिएंगे तो केवल प्यास बुझेगी, आपको फायदा नहीं करेगा। हम लोग कौन से जल को पीते हैं, तो हम लोग सॉफ्ट वाटर यानी मृदु जल को पीते हैं। अब ये मृदु जल क्या होता है समझिए इसको, जब हम आसुत जल यानी H2O में अपने लायक उपयोगी चीज को मिला देते हैं, जैसे हम आसुत जल केवल H2O बोलेंगे तो आसुत जल हो गया, उसमें हम अपने लायक कुछ उपयोगी चीज मिला दे, जैसे सोडियम मिला दे, कैल्शियम मिला दे, मैग्नीशियम मिला दे, थोड़ा थोड़ा कर में, तो जल का टेस्ट अच्छा लगने लगता है। आप देखिएगा बिस्लेरी का पानी पीजिएगा या फिर जो सॉफ्ट वाटर, ये हो गया आपका मृदु जल, हैंडपंप से निकलने वाला जल भी होता है, मृदु जल भी होता है, तो ये पीने योग्य पानी होता है। इससे फायदा क्या है कि इसमें H2O तो है ही, इसके अलावा हमारे लायक उपयोगी चीज भी है, तो एक तीर से 2 निशाना हो जाता है। अगर आप आसुत जल पिएंगे तो केवल प्यास बुझेगी, लेकिन अगर आप मृदु जल यानी सॉफ्ट वाटर पिएंगे तो आपकी प्यास भी बुझेगी और अच्छी चीजें भी आपके शरीर में मिलेगी। तो आसुत जल पी सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा रहता है पीना कौन सा, मृदु जल। आसुत जल 0 ppm होता है, जबकि मृदु जल 150 ppm होता है। ये साबुन के साथ बहुत अच्छे से झाग देता है मृदु जल। तो खैर मृदु जल हटाते हैं, अभी आसुत जल के बाद में करते हैं। सबसे बड़ा लड़कों को कंफ्यूजन का होता है, सबसे शुद्ध जल वर्षा का जल है कि आसुत जल है, तो समझिए लोग, वर्षा का जल भी एक प्रकार का आसुत जल ही है। कैसे, तो जो हम आसवन यहाँ किए हैं, यही आसवन तो प्रकृति समुद्र में कर रही होती है। समुद्र पे सूर्य की किरणें जाती हैं, जो हम इस पानी को बर्नर से गर्म कर रहे थे, समुद्री जल को सूर्य गर्म करता है, ये वाष्प बनकर ऊपर जाता है, समुद्री जल भी वाष्प बन के ऊपर जाता है, उसका भी ऊंचाई पर जाने पर संघनन होता है, वो भी बरस जाता है। जैसे ये नीचे उतरा तो आसुत जल मिला, तो वर्षा का जल भी तो आसुत जल ही होता है, वो कोई अलग जल थोड़ी है। लेकिन आप बताइए, जब वर्षा होती है तो क्या हमारा वायुमंडल साफ है? नहीं है। इस वायुमंडल साफ नहीं है। इस वायुमंडल में धूल कण, गाड़ियों का धुआं, कोई सिगरेट पिया है, कोई आग लगाया हुआ है, तो ये सारे धूल कण उस वर्षा के जल में मिल जाते हैं। तो वर्षा जल भी तो आसुत जल ही है, लेकिन वो गंदगी से मिल जाता है, जिस कारण वर्षा जल 250 ppm हो जाता है और यह वर्षा जल शुद्ध नहीं रह पाता है। तो जब वर्षा होती है तो शुद्ध रहती है, लेकिन वायुमंडल में पहुंचने के बाद वो अशुद्ध रह जाता है। इसलिए देहात में कहा जाता है कि पहले बरसात में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि 6-7 महीने बरसात का मौसम 1 साल बाद आता है, तो 1 साल तक वायुमंडल में जितना धूल कण है वो तो तैर रहा है। अब पहले बरसात में आप नहाएंगे तो बारिश तो होगा ही, अब पूरा धूल कण, सल्फर डाइऑक्साइड, जितनी भी हानिकारक पदार्थ है, सब आपके पोत देगा वर्षा के रूप में आपके शरीर पे, हो जाएगा बड़का बड़का खजुआट। इसलिए पहली बरसात में नहीं नहाना चाहिए। बुजुर्ग लोग बोलते हैं, अब वो लड़की गाना गा रही थी, हीरोइन है, बोलो भीग जाने दे पहली बरसात में, ससुरी भीग तू, खजुआट हो जाएगा, फिर बोलेगी हमको हो गया। तो पहली बरसात में नहीं नहाना चाहिए। 1-2 बार वर्षा हो जाती है तो वायुमंडल के धूल कण नीचे आ जाते हैं, उसके बाद वर्षा अच्छी होती है। अब आगे देखिए, गांव में बहुत लोग बर्फ का जो पत्थर गिरता है, ओला पत्थर, उसको इकट्ठा करके बोतल में रख देते हैं। क्यों? क्योंकि
क्योंकि वो पत्थर जो होता है ना वो तेजी से नीचे आ जाता है, उसमें गंदगी घुल नहीं पाई रहती है, उसको लोग बर्तन में रख लेते हैं, उसी के पानी से घाव धुलते थे। तो आप आसुत जल और वर्षा जल में अंतर समझ में, इसी प्रोसेस को बड़ा कर दीजिएगा तो वही वर्षा कहलाता है आसवन विधि से। तो ये आसुत जल हो गया और मृदु जल हो गया। आसुत जल में हमारे लायक उपयोगी चीजों को मिला देना क्या कहलाता है? मृदु जल। हैंडपंप से या ये सब जो चीजें होती हैं वो जो हम लोग पीते हैं पानी, वो मृदु जल होता है। आसुत जल पीने योग्य नुकसान नहीं करेगा, लेकिन पीने के लिए हमें सॉफ्ट वाटर का ही प्रयोग करना चाहिए। ये सॉफ्ट वाटर साबुन के साथ बहुत अच्छे से झाग देता है। ये चीज हम लोग समझेंगे कठोर जल में और साबुन नल के चक्कर में। अभी ये जल का पार्ट 1 हो गया। आपको मृदु जल आप समझ गए। आसुत जल में उपयोगी चीज को मिला दीजिएगा तो हो जाता है आपका कौन सा चीज? आसुत जल बन गया आपका मृदु जल। तो ये जल का पार्ट 1 हो गया। अब पार्ट बी में हम आपको बताते हैं कठोर जल क्या होता है, यानी सेकेंड पार्ट में, और थर्ड पार्ट में आपको बताएंगे कि भारी जल क्या होता है। फिर तीनों चारों जल की तुलना कर लेते हैं। तो वर्षा का जल सबसे शुद्धतम जल नहीं होता है। आप वर्षा भी देखिएगा तो 7 प्रकार की वर्षा होगी। कैसे कैसे कौन सी वर्षा? तो एक अम्लीय वर्षा हो जाती है, एक रक्त वर्षा होती है, एक लाल वर्षा होती है, एक कृत्रिम वर्षा होती है, संवहनी वर्षा होती है, चक्रवाती वर्षा होती है, मानसूनी या पर्वतीय वर्षा होती है। तो ये ज्योग्राफी में ये सब वर्षा के बारे में पढ़ेंगे। अभी ये पार्ट 1 है। अब पार्ट बी में हम देखते हैं इसके आगे का कठोर जल। तब तक आप